आज हम करेंगे मैट्रिक्स का पार्ट 4, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इक्वेशंस किस तरीके से सॉल्व की जाती हैं। बेसिकली मैं हेडिंग बना लेता हूँ इक्वेशंस की। हम इसमें 2 मेथड डिस्कस करेंगे और अगर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी रिक्वेस्ट आई तो तीसरा मेथड भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट मेथड है क्रैमर्स रूल। मैं फिर से लिख लेता हूँ, क्रैमर्स रूल। क्रैमर रूल बहुत आसान है, इसमें बस 4 बार डिटर्मिनेंट निकालना है। ओनली 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट्स, उसके बाद काम ख़त्म। और दूसरा है इन्वर्स मेथड या मैट्रिक्स मेथड। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हमें पूरा प्रॉपर इन्वर्स निकालना पड़ता है और उसके लिए हमें पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करना पड़ता है। इसलिए एक टाइप से इस क्वेश्चन में पूरा का पूरा चैप्टर ही आ जाता है। और तीसरा मेथड गॉस एलिमिनेशन होता है। वो अगर स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई तो मैं करूँगा, नहीं आई तो नहीं करूँगा। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और हेडिंग बनाते हैं क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल, इसको अंडरलाइन कर देते हैं अच्छे से। अब ये क्रैमर रूल क्या है? हमें बेसिकली इक्वेशंस दी होती हैं, 3 इक्वेशंस, उसमें 3 वेरिएबल्स हैं, उनको सॉल्व करना होता है और उनकी वैल्यू निकालनी होती है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है 3x + 4y - z = 6, x + 2y + 4z = 10, x - 3y = 15. सॉल्व फॉर x, y एंड z। इन तीनों की वैल्यू निकालनी है। थर्ड इक्वेशन में z तो दिया ही नहीं है, तो इसको कैसे मोल्ड करना है, कैसे z की फॉर्म में लेके आना है, वो भी मैं आप लोगों को अभी बताने लगा हूँ। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और एक बार फिर से इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। जैसे ये बन गई इक्वेशन 3x + 4y - z = 6, x - 2y + 4z = 10, x - 3y + 0z, z नहीं है तो 0z। बहुत आसान है ये। अब हम क्या करेंगे, 0z लिख लिया तो इसका कोफिशिएंट मतलब z के आगे तो 0 रहेगा ना, 0 × z 0 ही हो गया। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। जो x y z के आगे कोफिशिएंट्स हैं, जो नंबर हैं x y z के आगे, वो लिख लें। जैसे 3 1 1, 4 -2 -3, माइनस के निशान साथ ही जाएंगे, -1 4 0। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इसका डिटर्मिनेंट मैं निकाल के दिखा देता हूँ। अगर आपको डिटर्मिनेंट नहीं निकालना आता तो इसके पार्ट 3 में जाइए, ठीक है। वहाँ पूरा डिटेल में डिटर्मिनेंट निकालना सिखाया कि कैसे निकालते हैं। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इसका। तो एक बार मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट को जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो प्लस माइनस में चलता है, तो ये आपको दिमाग में रखना है, जो 3/3 का मैट्रिक्स होता है। जब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो लेट इसका आंसर आ गया, लेट क्या आंसर आ गया 53। तो एक बार हमने डिटर्मिनेंट निकाला, 3 बार डिटर्मिनेंट और निकालना और ये क्वेश्चन ख़त्म। तो अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ x निकालते हैं। उसके लिए मैं एक बार फिर से इक्वेशन लिखूँगा ताकि बार बार हमें पुराने पेज पे ना जाना पड़े, ठीक है। = 10 x - 3y + 0z = 15। तो ये मैंने इक्वेशन लिख ली है ताकि मुझे बार बार पिछले पेज पे ना जाना पड़े। तो अब मैं निकालूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ x। ये बात याद रखना, जब भी x का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ, तो ये जो x की वैल्यूज़ हैं इनकी जगह = वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। x की जगह = वाली वैल्यूज़, ठीक है। तो x की जगह मैं लिख लूँगा, कलर चेंज करता हूँ, x की जगह मैं लिख लूँगा 6 10 15 और y और z की जगह सेम टू सेम नंबर, y और z की जगह सेम टू सेम जो उनकी पोजीशन है, जो भी इसका डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट नहीं निकालना आता तो आप पिछली वीडियो पे जाके देख सकते हैं। अब मैं निकालूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ y। गला बैठ चुका है मेरा बोल बोल के, सुबह से ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ। तो डिटर्मिनेंट ऑफ y कैसे निकलेगा? बहुत आसान है। जो = के उधर की वैल्यूज़ हैं,
इन वैल्यूज़ की जगह ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। y की जगह जो राइट हैंड साइड पे इज इक्वल टू के उस साइड वैल्यूज़ दी हैं वो आ जाएंगी, बाकी x और z में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये वैल्यू भी निकल जाएगी। आपको पता ही है डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, अगर नहीं पता पिछली वीडियो पे जाएं। जब z की बात चल रही है तो हम क्या करेंगे, z की जगह इज इक्वल टू वाली वैल्यूज़ लिख लेंगे, ठीक है। अब ये रब हो गया, मैं इसको दोबारा लिखने की कोशिश करता हूँ। z की जगह ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी, मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ 6, ठीक है। तो अब मैं फिर इसका डिटर्मिनेंट बनाता हूँ, तो x और y चेंज नहीं होंगे, x भी सेम टू सेम वही रहा और y भी सेम टू सेम वही रहा, z चेंज होगा 6, 10, 15। तो अब इसका बहुत आसान है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे और जब डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे उसके बाद हमारे पास 4 डिटर्मिनेंट हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ x, y, z और सबसे पहला डिटर्मिनेंट d। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ x को सबसे पहले वाले डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ y को सबसे पहले वाले डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे y आ जाएगा, और z के साथ भी ऐसे ही है, डिटर्मिनेंट ऑफ z डिवाइडेड बाय सबका डिटर्मिनेंट, इस तरीके से z भी आ जाएगा। तो जब आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू बहुत आसान तरीके से निकल जाएगी। सिर्फ 4 बार डिटर्मिनेंट निकालना है और कुछ नहीं करना, ओनली 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट्स। अब हम चलते हैं मैट्रिक्स मेथड पे। मैं हेडिंग बना लेता हूँ। मैट्रिक्स मेथड को इन्वर्स मेथड भी कहते हैं। बेसिकली इस मेथड में सारे के सारे जो पुराने मैट्रिक्स के रूल्स हैं वो आ गए, डिटर्मिनेंट आ गया, कोफैक्टर आ गया, मल्टीप्लाई आ गया, एडजॉइंट आ गया, इन्वर्स आ गया, ये सारी की सारी आ गई, पूरा चैप्टर ही आ गया इसमें तकरीबन। इसकी प्रॉपर हेडिंग बना देते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आने के पूरे चांसेस रहते हैं, ठीक है। ये आने के पूरे चांसेस रहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं, एक क्वेश्चन है 3x + 2y + z इज इक्वल्स टू 10, 6x + 5y + z इज इक्वल्स टू 15, x + 2y + z इज इक्वल्स 20। मैंने ये क्वेश्चन इस हिसाब से बनाई है कि मुझे कोफैक्टर दोबारा ना निकालने पड़े। जो लास्ट वीडियोस में थे वही मैं कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि बार बार कोफैक्टर निकालूंगा तो ये वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी। इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, x इज इक्वल्स टू a इन्वर्स b। तो सबसे पहले ax इज इक्वल टू b होता है, फिर उसको इधर उधर करके ये इक्वेशन बनाते हैं, तो वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि a, b और x क्या है। तो a है एक्स वाई जेड के आगे वाले नंबर, जिनको हम एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स कहते हैं, ठीक है। जो भी एक्स वाई जेड के आगे वाले नंबर हैं वो हमने नंबर वाइज हमने लिख लेने। b क्या है, जो इज इक्वल टू के उस साइड है, राइट हैंड साइड, वो है b, कॉलन मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। अगर एक्स वाई जेड के आगे माइनस होता है तो कोई ना कोई जो माइनस होता है तो उसके अंदर भी, मैट्रिक्स के अंदर भी ए के अंदर माइनस लग जाता। और एक्स क्या होता है, कैपिटल एक्स, जिनकी वैल्यूज़ निकालनी है, एक्स वाई जेड। अगर यहाँ ए बी सी होता तो ए बी सी होता, x1 x2 x3 होता, तो कैपिटल एक्स x1 x2 x3 होता। अब हम स्टेप वाइज चलते हैं, तो आपने मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है पॉज कर करके, तो गलती होने के चांसेस नहीं होंगे। तो स्टेप 1, फाइंड डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट निकालो। ए क्या था, 3, 6, 1, 5, 2, 5, 1, 1, 1। अब इसका डिटर्मिनेंट मैंने पिछले वीडियो में निकाला था, तो मैं बार बार नहीं निकालूंगा। इसका डिटर्मिनेंट है 6, मैं लिख लेता हूँ, फ्रॉम अबव, फ्रॉम लास्ट वीडियो पार्ट, पुरानी वीडियो पार्ट 3 में मैंने ये निकाला था, तो बार बार निकाल के टाइम वेस्ट नहीं करते। स्टेप 2 आ जाता है कि हम इसका कोफैक्टर निकालेंगे। स्टेप 2 इज टू फाइंड द कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर्स ऑफ ए। आप लोगों को ये मालूम है कि कोफैक्टर कैसे निकलता है। मैंने लास्ट स्टेप में आपको, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ए का कोफैक्टर निकालना है तो C11 12 13, 21 22 23, 31 32 33 एक डमी बन जाती है। फिर उसके बाद C11 इज इक्वल्स टू -1 रेज़ टू पावर 1 + 1, और फिर जो मैट्रिक्स बचा तो मैं सीधा उसकी वैल्यूज़ डाल देता हूँ, क्योंकि पुरानी वीडियो में मैंने यही सेम टू सेम क्वेश्चन लिया था और उसका जो कोफैक्टर है वो ये निकला था। तो मैं एरो मार के लिख लेता हूँ, फ्रॉम लास्ट वीडियो पार्ट 3, ताकि बार बार ना निकालना पड़े और वीडियो का साइज़ बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए।
थर्ड स्टेप आ जाता है एडजॉइंट निकालना। तो मैं लिख लेता हूँ स्टेप 3, स्टेप वाइज लिख रहा हूँ, ये स्टेप्स याद रखने हैं। स्टेप 3, फाइंड एडजॉइंट। तो एडजॉइंट क्या होता है? कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो मैं इसका फॉर्मूला लिख लेता हूँ, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, कोफैक्टर्स ऑफ ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अब जो पीछे कोफैक्टर्स लिखे थे उसका ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट की वैल्यू ये आ जाएगी 3 -5 7 0 2 -4 -3 3 3। दोबारा लिख लेता हूँ, -4 -3 3 एंड 3। चलो जी, ये भी काम हो गया। अब फोर्थ स्टेप जो है हमारा वो है ए इन्वर्स निकालना। ए इन्वर्स निकालना, तो मैं लिख लेता हूँ कि ए इन्वर्स निकालना हमारा नेक्स्ट स्टेप है। ए इन्वर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट निकला है 6, तो मैं इसको ऐसे लिख लूँगा 1/6, ब्रैकेट में लिख लूँगा ये सारा का सारा जो एडजॉइंट की वैल्यूज थी -3 और 3 -5 7 0 2 -4 -3 3 एंड 3। अब इसको पहले ही ना डिवाइड कर देना, बाद में आपके लिए स्यापा पड़ जाएगा, टेंशन हो जाएगी बाद में पॉइंटों को करना। तो अब हम ये सारे के सारे जो वैल्यूज़ निकली हैं वो फॉर्मूले में डालेंगे। तो वो यहाँ नहीं लिखते, चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं क्योंकि यहाँ जगह कम है, जगह का कंस्ट्रेंट है। तो नेक्स्ट पेज पे जाके मैं लिख लेता हूँ पुट द वैल्यूज़ इन दी फार्मूला। जो इसका फार्मूला था x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, उसमें डालने की कोशिश करते हैं सारी की सारी वैल्यूज़। x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ठीक है, a को अच्छी तरह से लिख लेता हूँ, a। ओहो, फिर से ये राइटिंग ख़राब हो जाती है लास्ट में आके जल्दी जल्दी के चक्कर में। तो ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या है 1/6 इंटू वही वाला मैट्रिक्स -3 क्यों लिखी जा रहा हूँ मैं बार बार, 3 -5 7 0 2 -4 -3 3 एंड 3। और बी की वैल्यू जो इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे थे वो कौन से थे 10 15 20। अब ये देखो, ये जो है ये ए इनवर्स है और ये जो है ये बी है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इनको फिर से लिख लेते हैं ताकि दोबारा पेज हमें पलटना ना पड़े। 10 सेकंड की बात होती है, नहीं तो पेज पलटते पलटते दिमाग ख़राब हो जाएगा। 10 15 20। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। इसका ऑर्डर है 3/3 और इसका ऑर्डर है 3/1। इसका सेकंड और इसका फर्स्ट आपस में बराबर है नंबर, इसका कॉलन और इसका रो। तो अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर मल्टीप्लाई नहीं आता तो आप पुरानी वीडियोस में जाइए, पार्ट सेकंड में मैंने मल्टीप्लिकेशन सिखाई है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी पूरी डिटेल होगी। तो पहली जो रो है उसको कॉलन से मल्टीप्लाई करके आपस में प्लस कर देंगे, सेकंड रो को फिर मल्टीप्लाई करके आपस में प्लस कर देंगे और थर्ड रो को आपस में मल्टीप्लाई करके इसी कॉलन से प्लस कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट रो सेम कॉलन, सेकंड रो सेम कॉलन, थर्ड रो सेम कॉलन। तो जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो 3/1 में आंसर आना चाहिए, 3 रोज 1 कॉलन। कैसे, ये मैंने मल्टीप्लाई वाले पार्ट में बताया हुआ है, पार्ट 2। इन सब को प्लस करके ये आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि जो बाहर 1/6 है हर एक को 6 से डिवाइड कर दो। इसको भी 6 से डिवाइड किया, इसको भी 6 से डिवाइड किया और हमारे आगे ये क्या आ गया, ये x के बराबर है। x क्या था, x y एंड z। तो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये z की वैल्यू है, हेंस सॉल्व, क्वेश्चन ख़त्म। ठीक है ना, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान है। आप इसको फर्दर ऐसे कर सकते हो कि x इज इक्वल्स टू -30/6 दैट इज इक्वल्स टू -5। फिर y इज इक्वल्स टू 40/6, इसको सॉल्व कर सकते हो जब तक कटता है। z इज इक्वल्स टू 70/6। तो आई होप आपको मैं समझाने में कामयाब रहूँगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गई हों तो सब्सक्राइब कर देना। इन वीडियोस में बहुत मेहनत लगती है, टाइम लगता है। अपनी फैमिली से, अपने घर वालों से दूर रह के ये वीडियोस बनाता हूँ, तो वो भी कहते हैं कि सारे दिन क्या करता रहता है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।